हेलो एवरीवन। आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 8, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ये 1870 से लेकर 1947 तक के उस सफर की कहानी है जिससे हमें आज़ादी मिली। ये चैप्टर एग्जाम्स के लिए तो सुपर इंपॉर्टेंट है ही, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये जानने के लिए कि हमारा देश इंडिया आज़ाद कैसे हुआ। तो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं ये एक्साइटिंग जर्नी। ये पिक्चर देखिए, ये आज़ादी की लड़ाई के सबसे आखिरी और पावरफुल मोमेंट्स में से एक है, क्विट इंडिया मूवमेंट की। लेकिन यहाँ तक हम पहुंचे कैसे? इस एक पिक्चर के पीछे ना 70 साल की एक बहुत लंबी कहानी है। इस एक्सप्लेनर में हम उस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे कि कैसे आज़ादी का सपना देखा गया और कैसे लाखों लोगों ने मिलकर उसे सच कर दिखाया। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत की। ये सब शुरू हुआ एक एहसास से, एक फीलिंग से, जिसे हम कहते हैं नेशनलिज्म। धीरे धीरे लोगों के मन में ये बात घर करने लगी कि ये देश, ये जमीन, इंडिया, हम इंडियंस का है और ब्रिटिश का इस पर कंट्रोल गलत है, जिसे अब खत्म होना ही चाहिए। और इस नई सोच के सेंटर में एक बहुत ही पावरफुल वर्ड था, सॉवरेन। सॉवरेन होने का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, अपने फैसले खुद लेने की पावर, बिना किसी बाहरी शक्ति के प्रेशर के। यही तो था नेशनलिज्म का कोर आइडिया, कि इंडियंस इतने केपेबल हैं कि वो अपने देश का फ्यूचर खुद डिसाइड कर सके। आप देखिए, 1870s और 1880s तक आते आते ये आइडिया सिर्फ लोगों के दिमाग में नहीं था, इसने एक एक्चुअल शेप लेना शुरू कर दिया था पूरे देश में। जो इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स थे ना, जैसे कि लॉयर्स, उन्होंने छोटी छोटी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनानी शुरू कर दी, जैसे कि पूना सार्वजनिक सभा या द इंडियन एसोसिएशन। इनका मकसद था आम लोगों की आवाज़ बनकर उनकी प्रॉब्लम्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाना। और उसी टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे कानून पास किए जिन्होंने आग में घी का काम किया, जैसे कि 1878 का आर्म्स एक्ट। इसने इंडियन से हथियार रखने का हक ही छीन लिया। फिर आया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिसका मतलब था कि लोकल न्यूज़पेपर्स अब सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते। और एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से तो साफ साफ दिख गया कि ब्रिटिश रेस के बेसिस पर भेदभाव करते हैं। इन सबसे गुस्सा इतना बढ़ गया कि एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत महसूस होने लगी। और इसी जरूरत से साल 1885 में जन्म हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसकी पहली मीटिंग बॉम्बे में हुई, जिसमें 72 डेलीगेट्स शामिल हुए। इसके जो पहले 20 साल थे, यानी 1885 से 1905 तक, उसे हम इसके काम करने के तरीके की वजह से मॉडरेट फेस के नाम से जानते हैं। कांग्रेस के जो अर्ली लीडर्स थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, उन्हें मॉडरेट्स कहा जाता था। उनका तरीका बड़ा शांत और सिस्टमैटिक था। वो पिटिशंस, लेटर्स और आर्टिकल्स के थ्रू अपनी बात रखते थे। लेकिन जल्द ही उन्हें चैलेंज करने के लिए एक नई पीढ़ी के लीडर्स आ रहे थे। उन्हें रेडिकल्स कहा गया, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, जिनका तरीका कहीं ज्यादा डायरेक्ट और असर्टिव था। तो आखिर ये मॉडरेट्स मांग क्या रहे थे? देखिए, उनकी मांगें बड़ी रीजनेबल थीं। वो चाहते थे कि सरकार में इंडियंस को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले। सिविल सर्विसेज के एग्जाम सिर्फ लंदन में क्यों, इंडिया में भी होने चाहिए। उन्होंने आर्म्स एक्ट को हटाने और लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच देने की भी मांग की। उनका तरीका पिटिशंस और अपील्स का था, इसीलिए उनकी पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स भी कहा जाता है। लेकिन कब तक? 1890s तक आते आते कांग्रेस के अंदर ही बहुत से लोग मॉडरेट्स के तरीकों से खुश नहीं थे। उन्हें लगने लगा था कि सिर्फ अर्जी देने से ब्रिटिश सुनने वाले नहीं हैं। और यहाँ से मूवमेंट की स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। ये था रेडिकल्स का उदय और स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत। अब इन दोनों ग्रुप्स की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ मॉडरेट्स थे, जो अभी भी ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस में थोड़ा बहुत बिलीव करते थे। वहीं दूसरी तरफ रेडिकल्स का साफ कहना था कि हमें सेल्फ रिलायंस, यानी अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। उन्होंने मास मोबिलाइजेशन, यानी लोगों को इकट्ठा करने और ब्रिटिश चीजों का बॉयकॉट करने पर जोर दिया। ये सोच में एक रेवोल्यूशनरी चेंज था। और इस नई जोश से भरी सोच को आवाज दी बाल गंगाधर तिलक के इस पावरफुल नारे ने, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये लाइन आने वाले सालों के लिए पूरे फ्रीडम स्ट्रगल का एंथम बन गई। और फिर आया 1905, एक टर्निंग पॉइंट। वाइसरॉय कर्जन ने बंगाल के पार्टीशन, यानी बंटवारे का ऐलान कर दिया। उन्होंने रीजन दिया एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का, कि इतना बड़ा स्टेट मैनेज नहीं हो रहा। पर सब जानते थे कि असली मकसद बंगाल में बढ़ते हुए नेशनलिज्म को तोड़ना और हिंदू मुस्लिम्स को बांटना था। इसे एक फैसले ने पूरे देश में गुस्से की आग लगा दी। इस पार्टीशन के प्रोटेस्ट में जो आंदोलन शुरू हुआ, उसे कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी यानी अपने देश का। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, ब्रिटिश सामान का बॉयकॉट किया और अपने देश में बनी चीजों को अपनाना शुरू किया। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं था, ये लोगों की यूनिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट का एक जबरदस्त स्टेटमेंट था। अब हम कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट फेज में एंटर कर रहे हैं। साल था 1915। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से हमेशा के लिए इंडिया लौट आए। उनके आने से आज़ादी की लड़ाई का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया। अब ये कुछ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये एक सच्चा मास मूवमेंट बन गई, जिसमें किसान, मजदूर, स्टूडेंट्स, औरतें, हर कोई शामिल हो गया। आते ही गांधी जी ने एक के बाद एक बड़े आंदोलन शुरू किए।
पहले रोलाट एक्ट जैसे काले कानून के खिलाफ सत्याग्रह, उसी दौरान जालियांवाला बाग का वो भयानक मैसेकर हुआ। इसके बाद उन्होंने खिलाफत इशू को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जोड़कर हिंदू मुस्लिम यूनिटी की एक ऐसी मिसाल पेश की जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पूरे देश से सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन 1922 में चौरी चौरा में एक हिंसा की घटना हो गई, जहां गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। गांधी जी अहिंसा यानी नॉन वायलेंस के पक्के समर्थक थे। इस हिंसा के बाद उन्होंने फौरन पूरा मूवमेंट वापस ले लिया। ये उनके प्रिंसिपल्स की मजबूती को दिखाता है। राइट, तो अब हम आज़ादी की लड़ाई के आखिरी दौर में हैं। 1920s के एंड तक आते आते अब मांग छोटे मोटे रिफॉर्म्स की नहीं थी। नया गोल था पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब कम ज्यादा का कोई सवाल ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पूरी आज़ादी चाहिए थी। और इस पूर्ण स्वराज की लड़ाई का सबसे बड़ा सिंबल बना सॉल्ट मार्च। 1930 में गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से दांडी के समुद्र तट तक एक ऐतिहासिक पैदल यात्रा की। वहां उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश के नमक कानून को तोड़ा, एक मुट्ठी नमक। लेकिन इसने पूरे ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिला दी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर दी। चलिए अब फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम आंसर्स में 4 चांद लगा देंगे। पहला है नेशनलिज्म। सिंपल वर्ड्स में ये अपने देश के लिए यूनिटी और प्राइड की फीलिंग है। फिर है सॉवरेन, यानी एक देश अपने फैसले खुद ले सकता है बिना किसी बाहरी दखल के। नेक्स्ट रिपील, यानी किसी कानून को ऑफिशियल तौर पर कैंसिल कर देना। बॉयकॉट का मतलब तो आप जानते ही हैं, प्रोटेस्ट के तौर पर किसी चीज का इस्तेमाल करने से मना करना। स्वराज मतलब सेल्फ रूल, और मास मूवमेंट वो आंदोलन जिसमें लाखों आम लोग हिस्सा लेते हैं। तो इस पूरे चैप्टर का मेन थीम या मैसेज क्या है? सबसे पहले ये हमें आज़ादी के लिए किए गए लंबे संघर्ष की कहानी बताता है। ये हमें सिखाता है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी सिर्फ कहने की बात नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें मास मूवमेंट्स की पावर दिखाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये याद दिलाता है कि ये आज़ादी कितने कुर्बानियों के बाद मिली है। चलिए अब थोड़ी एग्जाम की तैयारी कर लें। एग्जाम्स में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। आपके सामने तीनों टाइप्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत कॉमन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स। ऐसे क्वेश्चंस आपको क्रिटिकली सोचने में हेल्प करते हैं। इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। रेडी फॉर अ क्विक क्विज? चलिए मैं आपसे 2 सवाल पूछती हूँ। पहला, द पार्टीशन ऑफ बंगाल कौन से साल में अनाउंस किया गया था? सोचो सोचो। द करेक्ट आंसर इज 1905। ग्रेट। एक और, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये फेमस स्लोगन किसने दिया था? हाँ बिल्कुल सही, ये थे बाल गंगाधर तिलक। ऐसे ही और प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको इस स्लाइड पर मिलेंगे, जरूर ट्राई करना। अगर एग्जाम में आपको इस चैप्टर की समरी लिखनी पड़े तो ये स्लाइड आपके लिए एक लाइफ सेवर है। ये एक परफेक्ट शॉर्ट समरी है जिसमें इस चैप्टर के सारे की पॉइंट्स कवर किए गए हैं, नेशनलिज्म के राइज से लेके गांधीयन मूवमेंट्स तक। इसे आप रिविजन के लिए यूज कर सकते हैं या एग्जाम में आंसर लिखने के लिए भी। तो आज हमने इंडिया के नेशनल मूवमेंट की पूरी कहानी समझी। हमने देखा कि कैसे मॉडरेट्स पिटिशन से चेंज लाना चाहते थे, फिर कैसे रेडिकल्स ने सेल्फ रिलायंस की बात की, और फिर महात्मा गांधी के आने से ये लड़ाई एक मास मूवमेंट बन गई जिसका एक ही मकसद था, पूर्णा स्वराज। अब आपके एमसीक्यूज के आंसर स्क्रीन पर आ रहे हैं, अपने स्कोर जरूर चेक करना। और हाँ, जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ, सोचना जरूर। इतने सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स में से आपके हिसाब से इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कौन सा था? थैंक्स फॉर वॉचिंग।